Myself, Dr. Mahesh Kumar Paliwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, हम आज थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। निरपेक्ष एंट्रोपी का ऊष्माधारिता के आंकड़ों से निर्धारण, दूसरा है गिब्स व हेल्महोल्ट्ज़ फलन, या फिर और एक टॉपिक और है ऊष्मागति की मात्रा के रूप में गिब्स तथा हेल्महोल्ट्ज़ फलन की सार्थकता। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं निरपेक्ष एंट्रोपी का ऊष्माधारिता के आंकड़ों से निर्धारण। किस प्रकार से अपन ऊष्माधारिता के आंकड़ों से निरपेक्ष एंट्रोपी का निर्धारण करते हैं। किसी पदार्थ की परम एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए हमें परम शून्य से उस ताप तक जिस पर एंट्रोपी ज्ञात करनी हो, पदार्थ की जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं उन सब की ऊष्माधारिताओं का सही ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हमारे को उन सब जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की, उनकी जो ऊष्माधारिता हैं उनको सही ज्ञात करना होगा। कहाँ से लेकर परम शून्य से उस ताप तक जहाँ तक हमारे को एंट्रोपी ज्ञात करनी है। उसके बाद उन अवस्थाओं के सही संक्रमण ताप यानी गलनांक और क्वथनांक एवं संक्रमण ऊष्माएं ज्ञात करनी होगी, और उन सब के मानों को उपयुक्त सूत्र में रखकर निरपेक्ष एंट्रोपी का मान परिकलित कर लिया जाता है। उन सब की वैल्यू जो है वह रखकर किसी जो हमें सूत्र दिया गया है उसमें रखकर अपन उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊष्माधारिताओं के मान सामान्यतः काफ़ी कम ताप T डैश पर ज्ञात किए जाते हैं। T डैश का मान जो होता है वह 10 से 15 केल्विन के मध्य होता है। इतने कम ताप पर दो बातें होती हैं। पहला, Cp व Cv में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा, डिबाई के T घन नियम T क्यूब्ड रूल का पालन होता है। अब डिबाई का T क्यूब्ड रूल क्या है? Cv बराबर AT क्यूब है, जहाँ A एक स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे ज्ञात करने के लिए T डैश ताप की ऊष्माधारिता जो होती है वह Cp Cv का उपयोग किया जाता है। Cp जो है वो Cv के बराबर ही होता है। यहाँ पर T डैश के लिए कम ताप पर Cp और Cv का मान हमेशा बराबर होता है। तो देखिए, हम मान लो Cv की जगह Cp रख दें तो हमारे पास A बराबर हो जाएगा Cp T डैश क्यूब। T डैश जहाँ पर कम ताप है और T जो है वह उच्च ताप है। अब देखिए, 0 केल्विन ताप से T डैश ताप तक के अंतराल में समाकलन Cp/T का मान डिबाई नियम से ज्ञात कर लिया, और T डैश से अधिक ताप तक के समाकलन को ज्ञात करने के लिए T डैश से अधिक जो ताप होता है उससे समाकलन को ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफ का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ST यानी कि किसी विशेष ताप या उच्च ताप पर एंट्रोपी जो होगी वो T डैश से लेकर T इंटीग्रेशन Cp/T dt के बराबर होगा, और ये होगा T डैश से T तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Cp d ln T, और इसको अपन अगर ऐसे लिख सकते हैं 2.303, और ln T को log T में लिख सकते हैं। ln T को अपन किस में लिख दें? log T में, और इसको 2.303, तो 2.303 हमारे पास ST इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटीग्रेशन T1 से T डैश से T तक Cp d log T, अर्थात 0 केल्विन से T डैश ताप तक निरपेक्ष एंट्रोपी T घन नियम से तथा T डैश से T ताप तक समाकलन को ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, या समाकलन ग्राफ से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, यदि Cp/T को T के विरुद्ध आलेखित किया जाए अथवा Cp को log T के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो चित्र A व B की आकृति वाले वक्र प्राप्त होते हैं। इन वक्रों का कुल क्षेत्रफल इन समाकलनों के बराबर होगा, और वह जो होगा वो किसके बराबर होगा? हमारे पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बराबर होगा। तो हम देख लिए, हमारे पास हम Cp/T को T के विरुद्ध अगर आरेख करते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, और हम
Cp को अगर log t के विरुद्ध आरेखित करते हैं तो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वह निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहला तो 0 केल्विन से लेकर टी डैश तक निकाल सकते हैं, और टी डैश से लेकर उससे अधिक ताप तक जो है, जो भी हमने टेम्परेचर लिया है उसको दूसरे वाले ग्राफ से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे को एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मान प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है गिब्स तथा हेल्महोल्ट्ज़ फलन। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ फलन क्या है, इस सबसे पहले अपने को ये बताना है। तो बात करते हैं पहले, यदि किसी परिवर्तन को स्थिर ताप पर संपन्न करवाया जाए, अर्थात यदि कोई समतापीय परिवर्तन संपन्न हो रहा है, तो उस स्थिति में TdS बराबर dTs हो जाएगा। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार क्या हो जाएगा, डेल Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल W। तो हम जो डेल Q की वैल्यू जो है वो रख देंगे, क्या हो जाएगा, TdS। ठीक है, तो हमारे पास TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DU प्लस डेल W, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो DS होता है या एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो डेल Q अपॉन T से अधिक होता है, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जो DS होता है वो डेल Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अपन TdS की जगह अपन TS रख सकते हैं, DTS रख सकते हैं। तो हमारे पास D इंटू TS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DU प्लस डेल W हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस DU प्लस D इंटू TS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल W। या फिर अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, क्या, अपन जो D है वो कॉमन ले लें बाहर, तो माइनस D इज इंटू U माइनस TS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल W। अब यहाँ पर जो ये है U माइनस TS है, इसमें 3 चर संख्याएं हैं और इनके संयोजन से बना हुआ तथा इस पद के लिए एक नया प्रतीक दिया गया, उसे A कहते हैं। U माइनस TS बराबर हमारे पास क्या आता है, जो 3 वेरिएबल्स हैं उनकी जगह हमने एक नया प्रतीक दे दिया जिसे A कहा, और A के कई नाम हैं। A के क्या नाम है, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, दूसरा अधिकतम कार्यफलन, मैक्सिमम वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फलन, क्या है ये, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, फिर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, तथा मुक्त ऊर्जा। लेकिन वर्तमान में IUPAC द्वारा इसके प्रतीक A तथा हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा को मान्यता मिली है, लेकिन अनेक स्थानों पर A को कार्यफलन ही कहा जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा या फिर इसको कार्यफलन कहा जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः A बराबर हो जाएगा U माइनस TS। तो हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास ये है और समीकरण 2 है, इससे अपन लिख सकते हैं माइनस DA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या हो जाएगा, डेल W। ग्रेटर देन तो हो जाएगा अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रक्रम के लिए, और इक्वल टू हो जाएगा रिवर्सिबल प्रक्रम के लिए। अब समीकरण 3 को समाकलित करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेल W। चूँकि A जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और जो वर्क होता है W है वह इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अथातज आउटलज और अथातज क्रम से। यदि किसी परिवर्तन में ताप के साथ दाब को स्थिर रखा जाए तो उस स्थिति में P अपोजिंग इज इक्वल टू P हो जाएगा, यानी जो उल्टा उसके प्रेशर लगता है वो उसके बराबर हो जाएगा, और पद POP dV का मान PdV हो जाएगा। चूँकि P स्थिर है अतः PdV बराबर हो जाएगा dPV, तथा ताप स्थिर है अतः TdS बराबर हो जाएगा dTS। इन परिस्थितियों में समीकरण फर्स्ट A को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस DU प्लस D इंटू TS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dPV। अब हम PV को भी उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस DU प्लस DTS माइनस dPV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समीकरण हमारे को क्या 5 प्राप्त हो जाएगी।
क्योंकि इस अवस्था में तंत्र दाब आयतन कार्य के अलावा अन्य कार्य भी होते हैं। ठीक है, अन्य कार्य को हम डेल डब्ल्यू ए से व्यक्त करें तो समीकरण 5 का जो रूप हो जाएगा वो निम्न रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी यू प्लस डी इंटू टी एस माइनस डी इंटू पी वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। फिर हम इसको नेक्स्ट जो है समीकरण 6 कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस डी इंटू यू प्लस पी वी माइनस टी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए? 5 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। पहले 3 वेरिएबल थे, अब 4 वेरिएबल हो गए। इस प्रकार 4 चरांकों वेरिएबल से बने हुए इस पद को u प्लस पी वी माइनस टी एस को भी ऊष्मागतिकी में बहुत उपयोग होता है, का भी बहुत ऊष्मागतिकी में उपयोग होता है। u प्लस पी वी माइनस टी एस का ऊष्मागतिकी जो है थर्मोडायनेमिक्स है उसमें बहुत उपयोग होता है। अतः इस पूरे पद को भी एक नाम व प्रतीक दिया गया है। क्या है? गिब्स फलन, गिब्स मुक्त ऊर्जा, केवल मुक्त ऊर्जा आदि कई नाम जो हैं इस पद को दिए गए हैं। वर्तमान में IUPAC ने इस पद के लिए नाम जो है वो गिब्स ऊर्जा या प्रतीक G निर्धारित किया गया है। ए जैसे क्या था? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, और उसका जो प्रतीक है वह ए हो जाएगा। तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो है उसका तो प्रतीक है ए, और गिब्स एनर्जी है उसका प्रतीक क्या है? जी। तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जो है वो होती है ए बराबर यू माइनस टी एस, जबकि गिब्स एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? यू माइनस टी एस प्लस पी वी और जुड़ जाता है इसमें, या अपन यूँ कह सकते हैं यू प्लस पी वी माइनस टी एस। तो जो भी आप कहना चाहें वो इसको कह सकते हैं। अतः जी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? u प्लस पी वी माइनस टी एस जो है। अतः g बराबर जो हो जाएगा h माइनस टी एस, क्योंकि h जो होता है वो u प्लस पी वी के बराबर होता है, और g जो होता है वो क्या हो जाएगा? a प्लस पी वी के बराबर, क्योंकि h जो होता है u प्लस पी वी है, a है जो है u प्लस टी एस है। तो u प्लस टी एस के बराबर अपन a रख देंगे तो प्लस पी वी बच जाएगा, और u प्लस पी वी माइनस टी एस के बराबर अगर अपन रखें तो g आ जाएगा, और u प्लस पी वी जो है वो h के बराबर होता है। तो हमारे पास समीकरण जो है वो ये प्राप्त हो जाएगा, g बराबर u प्लस पी वी माइनस टी एस बराबर h माइनस टी एस बराबर a प्लस पी वी। ठीक है। अतः समीकरण 6 व समीकरण 7 द्वारा हमारे को माइनस डेल्टा g या डी जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू ए के बराबर हो जाएगी। अतः समीकरण 9 का समाकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल डब्ल्यू ए। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये प्राप्त कर सकते हैं। क्या? गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ फलन, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ फलन को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे को क्या पता हो कि वैल्यूज़ को पता हो कि जो है किन परिस्थितियों में क्या वैल्यू होती है, या वेरिएबल्स को अपन कैसे उसको नाम दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकीय मात्रा के रूप में गिब्स फलन तथा हेल्महोल्ट्ज़ फलन अथवा जी व ए की सार्थकता। क्या इम्पोर्टेंस है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के रूप में जी और ए की? देखिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, और इससे अपन स्पष्ट कर सकते हैं। समीकरण जो हमारे को 4 प्राप्त हुई, डेल ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डब्ल्यू, से स्पष्ट है कि किसी समतापी परिवर्तन से प्राप्त कार्य हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है अथवा उससे कम होता है। बराबर का चिन्ह तभी लगेगा जब प्रक्रम उत्क्रमणीय होगा। अतः स्पष्ट है कि किसी उत्क्रमणीय समतापी परिवर्तन से लिया गया अधिकतम कार्य उसकी हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। इस कार्य में समस्त प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम होता है। समीकरण 10 ये हो गया। ए चूँकि समस्त अवस्था फलनों
से बना है, अतः ए भी एक अवस्था फलन है। समीकरण जो हमारे को प्राप्त हुई माइनस डेल जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू ए से स्पष्ट है कि कोई परिवर्तन स्थिर ताप व दाब पर, पहले वाला जो हेल्महोल्ट्ज़ फलन में जो था वो तो समतापी परिवर्तन के लिए था, ये समतापी और समदाबी परिवर्तन के लिए, दोनों के लिए है। यदि कोई परिवर्तन स्थिर ताप व स्थिर दाब पर संपन्न करवाया जाए या कोई प्रक्रम समदाबी और समतापी हो तो उससे प्राप्त किया जाने वाला कार्य गिब्स ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होगा या उससे कम होगा। इस कार्य में वह प्रसार कार्य शामिल नहीं है जो स्थिर दाब पर आयतन परिवर्तन के दौरान हुआ है, अर्थात पीवी कार्य। बराबर का चिन्ह उत्क्रमणीयता की स्थिति को बताता है। अतः स्पष्ट है कि स्थिर ताप व स्थिर दाब पर संपन्न हुए किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य के अतिरिक्त किया गया अधिकतम उपयोगी कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, अर्थात माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए मैक्सिमम, जो कि समीकरण 11 के लिए बताया गया है। चूँकि गिब्स ऊर्जा भी समस्त अवस्था फलनों के संयोजन से बना हुआ है, अतः जी भी एक अवस्था फलन है, अर्थात गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ दोनों फंक्शन ही क्या है, स्टेट फंक्शन, न कि पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों ही किससे बने हैं, स्टेट फंक्शन से बना है। जैसे ए जो है वो यू और टी एस से बना है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी से बना है, जबकि जी जो है वो इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी से बना है। इसलिए ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, न कि पाथ फंक्शन। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एज ए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। मैं थोड़े छोटे छोटे रूप में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वीक में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।